नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित और कहना चाहिए प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। हमारे पास इसके कुछ डिटेल्ड नोट्स हैं, कुछ समरीज हैं, जिनके बेसिस पर हम आज थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये किताब काफी लोगों के लिए जीवन बदलने वाली रही है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि टोले जो कहते हैं कि वर्तमान क्षण में जियो, अभी में, उसके पीछे का जो पूरा दर्शन है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अच्छी बात से कहीं ज्यादा है, एक तरह से चेतना के लेवल पर बदलाव लाने वाला टूल। सही कहा। और इसकी शुरुआत ही कैसे आइडिया से होती है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ज्यादातर दुख, हमारी जो तकलीफें हैं, वो असल में हमारे अपने मन की ही देन है। क्योंकि हम या तो गुजरे हुए कल में अटके हैं या आने वाले कल की चिंता कर रहे हैं। ये है ना, सुनने में सिंपल पर गहरा। चलिए इसी को खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये टोले के पूरे दर्शन का कह सकते हैं आधार है। वो इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक समय। मनोवैज्ञानिक समय, ओके। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां हम असलियत से इस पल से कट जाते हैं और अपने मन की बनाई हुई एक टाइम की दुनिया में जीते रहते हैं। अच्छा, तो ये घड़ी वाला टाइम नहीं, ये मन का टाइम है। बिल्कुल, घड़ी का टाइम तो जरूरी है अपॉइंटमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिक समय है, ये है मन का लगातार अतीत और भविष्य के बीच में भागते रहना। या तो पुरानी बातें याद करके दुखी हो रहे हैं, पछता रहे हैं, या फिर भविष्य की चिंता, डर, सपने। टोले कहते हैं कि असल जिंदगी वो सिर्फ अभी, इसी पल में है। तो आप कह रहे हैं कि जो बीत गया वो यादें हैं और जो आने वाला है वो कल्पना। बिल्कुल। और इसी चक्कर में हम ये जो अभी है इसे मिस कर देते हैं। एग्जैक्टली। अतीत बस मेमोरीज हैं जो अब है नहीं, भविष्य एक प्रोजेक्शन है जो अभी आया नहीं। लाइफ की रियलिटी सिर्फ नाउ है। और जब मन इसमें उलझा रहता है मनोवैज्ञानिक समय में, हाँ, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, रिग्रेट, ये सब पैदा होते हैं, क्योंकि हम उस जगह से दूर हैं जहां असल शांति है, यानी ये पल। तो अगर ये मनोवैज्ञानिक समय ही प्रॉब्लम है तो रास्ता क्या है फिर? टोले क्या कहते हैं? रास्ता है इस भ्रम को पहचानना, ये समझना कि मैं वो नहीं हूं जो मेरे अतीत की कहानियां कहती हैं, और मैं वो भी नहीं हूं जो मेरा भविष्य का डर या उम्मीद है। मुक्ति, फ्रीडम तब है जब हम इस मनोवैज्ञानिक समय से अपनी पहचान हटा लें, अपनी आइडेंटिटी, हाँ, और अपनी चेतना को होशपूर्वक, कॉन्शियसली इस पल में ले आएं। ये मन के कैद से बाहर आने जैसा है। ये बात सीधी जुड़ती है अहंकार यानी ईगो से। वो भी इस किताब का एक बड़ा हिस्सा है। तो टोले का अहंकार से क्या मतलब है? क्या सिर्फ घमंड? नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ और सूक्ष्म है। टोले के हिसाब से अहंकार वो झूठा मैं है, वो नकली पहचान जो हम अनजाने में बना लेते हैं। झूठा मैं? हाँ, ये बनता है हमारे विचारों से, हमारे विश्वासों से, हमारी यादों, हमारे रोल से, जैसे मैं डॉक्टर हूं या माँ हूं या पति, हमारी चीजों से, हमारी राय से, इन सब से खुद को पूरी तरह आइडेंटिफाई करके एक मैं, मुझे, मेरा वाली फीलिंग। लेकिन ये झूठा स्व या अहंकार, ये दिक्कत कैसे करता है? ये तो लगता है कि हम यही तो हैं। दिक्कत इसलिए क्योंकि अहंकार का नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा इनसिक्योर फील करता है, अधूरा फील करता है। उसे अपनी पहचान बनाए रखने के लिए लगातार दूसरों से तुलना करनी पड़ती है। अच्छा, खुद को अलग दिखाना पड़ता है, सही साबित करना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है। वो कॉन्फ्लिक्ट पर, कंपैरिजन पर, सेपरेशन पर ही फलता फूलता है। इसीलिए रिश्तों में टकराव होते हैं, अंदर अशांति रहती है, और दुनिया में जो बड़े झगड़े हैं उनका बेस कहीं ना कहीं यही है। अहंकार को हमेशा कुछ और चाहिए, और पहचान, और पावर, और सम्मान, क्योंकि वो अभी में कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ये बहुत जरूरी बात है कि अहंकार हमेशा असंतुष्ट रहता है। पर अगर हम अपने रोल या विचारों से खुद को न जोड़ें तो फिर हम हैं कौन, ये सवाल आता है मन में। बिल्कुल, और यही टोले चेतना की कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो अवेयरनेस हैं, वो जागरूकता हैं जो इन विचारों को आते जाते देख सकती है। मतलब हम सोचने वाले नहीं बल्कि विचारों को देखने वाले हैं। हाँ, जब हम अपने विचारों और इमोशंस के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं, बिना उनमें पूरी तरह बहे, तो हमारे असली स्व यानी चेतना और हमारे मन यानी अहंकार और विचारों के बीच एक स्पेस बनता है, एक दूरी बनती है। अच्छा, तो ये हुआ अपने ही मन का गवाह बनना, ऑब्जर्वर बनना। परफेक्ट।
इसे ही टॉले साक्षी चेतना या ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस कहते हैं। अपने मन का जो भी ड्रामा चल रहा है, विचारों की ट्रेन, इमोशंस के उतार चढ़ाव, उसे एक न्यूट्रल दर्शक की तरह देखना, उससे चिपक कर रिएक्ट करने के बजाय उसे बस नोटिस करना। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे अहंकार की पकड़ ढीली करती है, क्योंकि अहंकार आपकी आइडेंटिफिकेशन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है, पर हाँ, प्रैक्टिस में चैलेंजिंग होगा शायद। अच्छा, अब एक और बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है टॉले का, दर्द शरीर या पेन बॉडी। ये क्या बला है? नाम ही थोड़ा इंटेंस है। हाँ, ये टॉले की सबसे ओरिजिनल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। दर्द शरीर क्या है? हमारे अतीत का जमा हुआ इमोशनल दर्द। जमा हुआ दर्द? हाँ, मतलब सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक तरह का नेगेटिव एनर्जी फील्ड है जो हमारे शरीर और मन में रहता है। इसमें बचपन के घाव, पुराने रिश्तों के दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उदासी, वो सारे अनरिजॉल्व्ड इमोशनल हिस्से जो हमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किए या जाने नहीं दिए। तो ये हमारे अंदर एक इमोशनल बोझ की तरह है। हाँ, और ये हमेशा एक्टिव रहता है। बोझ जैसा ही है, पर ये पैसिव नहीं है। ये एक सेमी ऑटोनॉमस एंटिटी की तरह काम करता है। मतलब ज्यादातर टाइम ये सोया रह सकता है, डॉर्मेंट, लेकिन कुछ खास सिचुएशन, लोग या कोई विचार इसे ट्रिगर कर सकता है। जैसे किसी ने कुछ कहा और अचानक आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, या गहरी उदासी छा गई, या बेवजह डर लगने लगा, जो उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। टोले कहते हैं कि ये अक्सर आपका दर्द शरीर है जो जाग गया है और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ये हमारे दुख को बनाए कैसे रखता है? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? दर्द शरीर का खाना ही नेगेटिविटी है। जब ये एक्टिव होता है तो ये आपके विचारों और भावनाओं को ऐसे मोड़ता है कि आप और नेगेटिव सोचें और नेगेटिव महसूस करें। ओह, ये ऐसी सिचुएशन भी खींच सकता है जिनसे और दर्द पैदा हो। वो चाहता है कि आप दुखी रहें, गुस्सा करें, क्योंकि उसी से उसे फ्यूल मिलता है, वो जिंदा रहता है। ये एक विशियस साइकिल बन सकता है जहां इंसान अनजाने में अपने ही दर्द को बार बार रिलीव करता है। ये तो काफी सीरियस बात है। तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है या हम इसके शिकार ही रहेंगे? रास्ता है, और रास्ता फिर से वही है, अवेयरनेस, जागरूकता। जब दर्द शरीर एक्टिव हो, पहला स्टेप है उसे पहचानना, रियलाइज करना कि ये जो इंटेंस इमोशन मैं फील कर रही हूं, ये पूरी तरह मैं नहीं हूं। ये मेरे अंदर का पुराना जमा हुआ दर्द है जो अभी एक्टिव हो गया है। दूसरा स्टेप, उसे बिना रेजिस्ट किए, बिना जज किए बस देखना, ऑब्जर्व करना, जैसे आप मौसम को देखते हैं। उससे लड़ना नहीं, उसे दबाना नहीं, और सबसे जरूरी उससे खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना। यानी मैं दुखी हूं के बजाय ये देखना कि मेरे अंदर दुख की भावना उठ रही है। बिल्कुल, ये छोटा सा शिफ्ट बहुत पावरफुल है। टोले कहते हैं जागरूकता वो लाइट है जिसमें दर्द शरीर सरवाइव नहीं कर सकता। जब आप उसे साक्षी भाव से देखते हैं, आप उसे अपनी एनर्जी देना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ती है और वो डिसॉल्व होने लगता है। एकदम से नहीं होता होगा? नहीं, एकदम से नहीं, लेकिन लगातार अभ्यास से उसकी पावर कम होती जाती है। अच्छा, तो हमने देखा कि मन का समय में भटकना, अहंकार से पहचान और ये दर्द शरीर, ये सब दुख के सोर्स हैं। अब आते हैं सल्यूशन पर। आपने साक्षी चेतना की बात की, और टॉले जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है उपस्थिति, यानी प्रेजेंस। ये प्रेजेंस आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ध्यान देना है? प्रेजेंस ध्यान देने से भी ज्यादा गहरी है। इसका मतलब है पूरी तरह से बिना किसी मेंटल डिस्ट्रैक्शन के अभी इसी क्षण में मौजूद होना। पूरी तरह से? हाँ, अपने विचारों की दुनिया में खोए रहने के बजाय अपनी पूरी चेतना को इस पल में लाना, अपनी इंद्रियों को खोलना। अभी क्या दिख रहा है, क्या सुन रहा है, स्किन पे हवा कैसी लग रही है, अपने शरीर के अंदर क्या सेंसेशंस हैं। जब हम ऐसे पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो मन का जो शोर है, वो कमेंट्री जो चलती रहती है, वो अपने आप शांत हो जाती है। और इसी शांति में वो होना यानी बीइंग का अनुभव होता है जिसकी टॉले बात करते हैं कि हम अपने विचारों और पहचान से परे कुछ और हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रेजेंस हमें हमारे सुपरफिशियल पर्सनालिटी, हमारी स्टोरीज, हमारे मेंटल नॉइज से परे ले जाती है। हमारे अस्तित्व के गहरे लेवल, हमारे होने के एहसास से कनेक्ट करती है। ये एक ऐसी अंदरूनी शांति और स्थिरता का अनुभव है जो बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारे अंदर हमेशा है,
बस मन के शोर ने उसे ढका हुआ है। और डर और चिंता प्रेजेंस उन्हें कैसे कम करती है? टोले का तर्क सिंपल है। डर और चिंता हमेशा भविष्य को लेकर होते हैं। क्या होगा अगर ऐसा हुआ, कहीं वैसा ना हो जाए। हाँ, सही बात है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं, आपका फोकस अभी पर होता है, फ्यूचर की इमेजिनेशन पर नहीं। इसलिए उस मोमेंट में डर या चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, वो टिक ही नहीं सकते। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? क्या इसके लिए घंटों मेडिटेशन करना पड़ेगा? नहीं, घंटों मेडिटेशन जरूरी नहीं है, हालांकि वो हेल्प कर सकता है। टोले बहुत सिंपल तरीके बताते हैं, जैसे दिन में कई बार बस कुछ मोमेंट्स के लिए अपनी सांस के आने जाने पर ध्यान देना। सांस पर ध्यान देना। हाँ, ये अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को महसूस करना, जिसे वो आंतरिक शरीर यानी इनर बॉडी कहते हैं। अच्छा। या फिर अपने रोज के काम चलते हुए अपने कदमों को महसूस करना, पानी पीते हुए उसके टेस्ट और ठंडक को फील करना, बर्तन धोते हुए पानी और सोप के टच को महसूस करना। इन्हें पूरी अवेयरनेस और ध्यान से करना। ये छोटे छोटे पल हमें अभी में वापस खींच लाते हैं। आपने आंतरिक शरीर की बात की, ये थोड़ा और समझाएंगे? शरीर के अंदर की एनर्जी को महसूस करना मतलब? हाँ, इसका मतलब है अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने शरीर के भीतर ले जाना। किसी एक अंग पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर में एक साथ फैली हुई एक हल्की सी वाइब्रेशन, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करना। शुरुआत में शायद कुछ न लगे। हो सकता है शुरुआत में कुछ ना लगे, या सिर्फ हाथों या पैरों में हल्की झंझनाहट लगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप अपने पूरे शरीर को एक एनर्जी फील्ड की तरह महसूस कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये तुरंत आपके ध्यान को विचारों से हटाकर शरीर की डायरेक्ट फीलिंग पर ले आती है, और शरीर हमेशा अभी में ही होता है। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर देती है। ये तो प्रेजेंस का एक बहुत डायरेक्ट फिजिकल तरीका लगता है। अच्छा, अब एक और जरूरी पॉइंट पर आते हैं। टॉले कहते हैं कि दुख आता है वर्तमान क्षण के रेजिस्टेंस से, और वो स्वीकृति और समर्पण की बात करते हैं। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। हाँ, बिल्कुल। क्या इसका मतलब है कि कुछ बुरा हो रहा है तो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, स्वीकार कर लो? ये तो पैसिविटी लगती है। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है और जायज भी है। टॉले की स्वीकृति और समर्पण का मतलब बाहरी सिचुएशन के आगे हार मान लेना या एक्शन ना लेना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था या ये गलत है वाली जो मेंटल कड़वाहट और रेजिस्टेंस है, उसे छोड़ देना। ओके, तो ये एक्शन लेने से पहले अंदर की लड़ाई बंद करना है। एग्जैक्टली। जब हम इस पल की सच्चाई से लड़ना बंद कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक पीस, एक क्लैरिटी आती है। इसे ही टॉले समर्पण कहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट के फ्लो के साथ जाना, उसके अगेंस्ट तैरने की कोशिश न करना। ये वीकनेस नहीं, विजडम है। क्योंकि जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, तभी आप सिचुएशन को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं, और फिर उस शांति और क्लैरिटी से जो भी एक्शन लेना जरूरी है वो ज्यादा इफेक्टिवली ले सकते हैं। रेजिस्टेंस हमें बांधता है, सरेंडर हमें फ्री करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि समर्पण पैसिविटी नहीं है, बल्कि अंदरूनी शांति से एक्शन लेने की पावर देता है। अब इन प्रिंसिपल्स को रिश्तों पर कैसे अप्लाई करें? क्योंकि हमारे ज्यादातर रिश्ते तो ईगो, उम्मीदें, शिकायतें, पुराने दर्द, शरीर के पैटर्न, इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। प्रेजेंस रिश्तों में आप कह सकते हैं क्रांति ला सकती है। जब हम किसी रिश्ते में, चाहे पार्टनर हो, फैमिली, दोस्त, पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, हाँ, तो हम उस इंसान को असल में देखना शुरू करते हैं, न कि अपने मन की बनाई हुई उनकी इमेज को। हम उन पर अपना अधूरापन, अपने डर या अपना दर्द शरीर प्रोजेक्ट करना बंद कर देते हैं। मतलब हम उनकी बातें बिना अपने पुराने फिल्टर के सुन पाते हैं, बिना तुरंत डिफेंसिव हुए या ब्लेम किए। हाँ, जब आप प्रेजेंट होते हैं तो आप दूसरे इंसान के ईगो या दर्द शरीर के बिहेवियर को भी पर्सनली नहीं लेते। आप समझ पाते हैं कि ये उनका अपना स्ट्रगल है। अच्छा। इससे ब्लेम गेम, शिकायतें, बेकार के झगड़े कम हो जाते हैं। आप जरूरत की जगह से रिश्ता नहीं निभाते, बल्कि अपने होने की कंप्लीटनेस से निभाते हैं। और टॉले कहते हैं कि सच्चा प्यार इसी प्रेजेंस और होने की स्टेट से आता है, ना कि ईगो की जरूरतों से। बिल्कुल। ईगो का प्यार अक्सर जरूरत, पोजीशन और डर पर बेस्ड होता है। लेकिन जब हम अपने अंदर प्रेजेंस के जरिए पीस और फुलफिलमेंट पाते हैं, तब हम दूसरों को बिना शर्त अपना लव और अपनी प्रेजेंस दे पाते हैं। ऐसे रिश्ते जहां दोनों पार्टनर कॉन्शियसली प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करते हैं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत फर्टाइल ग्राउंड बन सकते हैं।
तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ज्ञानोदय या इनलाइटनमेंट जिसके बारे में इतनी बात होती है वो कोई बहुत दूर का मिस्टीरियस फ्यूचर में मिलने वाला गोल नहीं है। टॉले के अनुसार बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एनलाइटनमेंट कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है जिसे बहुत साधना या एफर्ट के बाद पाया जाएगा। तो फिर क्या है? एनलाइटनमेंट बस अभी इसी क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने की अवस्था का गहरा रियलाइजेशन है। ये तब होता है जब हम मन और अहंकार के साथ अपनी जो झूठी आइडेंटिटी है उसे पूरी तरह छोड़ देते हैं और अपने असली स्वरूप यानी प्योर टाइमलेस कॉन्शियसनेस को पहचान लेते हैं। ये कोई सुपर ह्यूमन बनना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे नेचुरल स्टेट में लौटना है जिसे हमने विचारों और समय के शोर में भुला दिया है। तो जिसे कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में स्वर्ग का राज्य, मोक्ष, निर्वाण कहा गया है, वो कोई जगह या मरने के बाद की स्टेट नहीं, बल्कि चेतना की एक टाइमलेस स्टेट है जो अभी में ही अवेलेबल है। हाँ, टॉले यही कहते हैं। वो चेतना की एक अवस्था है जो टाइम के दायरे से परे है और वो हर पल यही मौजूद है। बस हमें प्रेजेंट होकर उसे एक्सपीरियंस करना सीखना है। लिबरेशन का असली मतलब मन की बनाई हुई जेल से आज़ाद होना है। ठीक है, ये सब बहुत गहरा है और सोचने लायक है। अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें और इसे एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर लाएं, तो टॉले प्रेजेंट रहने के लिए कुछ मेन स्टेप्स क्या सजेस्ट करते हैं? संक्षेप में, रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें? हाँ, कुछ बहुत ही सिंपल और एक्सेसिबल प्रैक्टिसेस हैं। पहला और सबसे आसान, अपनी सांस के प्रति अवेयर होना। दिन में कई बार बस 1 मिनट के लिए रुककर अपनी सांस को महसूस करें। अंदर आना, बाहर जाना, ये आपको तुरंत विचारों से हटाकर अभी में ले आता है। सांस। दूसरा, अपने मन के विचारों को एक साक्षी की तरह देखना सीखें। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही। उनमें उलझे नहीं, उन पर यकीन न करें, उन्हें जज न करें, बस देखें। ओके, विचारों को देखना। तीसरा, जब भी आप नोटिस करें कि आपका मन पास्ट की यादों में या फ्यूचर की चिंताओं में भटक गया है, जो कि बार बार होगा, तो खुद को डांटना नहीं है। बस जेंटली, प्यार से अपना ध्यान वापस अभी में ले आएं, अपनी सांस पर या बॉडी की सेंसेशंस पर या आसपास की आवाजों पर। धीरे से वापस लाना। और चौथा, अपनी डेली लाइफ में जानबूझकर शांति और मौन के मोमेंट्स क्रिएट करें। चाहे वो सुबह उठकर कुछ मिनट चुपचाप बैठना हो, या नेचर में टाइम बिताना हो, या बस अपने काम को कितना भी सिंपल क्यों ना हो, पूरी अवेयरनेस और प्रेजेंस से करना हो। ये छोटे छोटे कॉन्शियस मोमेंट्स जुड़कर बड़ा फर्क लाते हैं। ये दिलचस्प है कि ये प्रैक्टिस कुछ नया पाने या बनने के बारे में कम है, और जो फालतू है, जो हमें भटकाता है, जैसे विचारों का शोर, ईगो की पकड़, पास्ट का बोझ, उसे हटाने या उससे डिस्टेंस बनाने के बारे में ज्यादा है, ताकि जो हम असल में है वो सामने आ सके। एकदम सही कहा आपने। ये लेयर्स हटाने जैसा है। हम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये रियलाइज कर रहे हैं कि हम अपनी गहराई में पहले से ही क्या हैं, शांत, पूर्ण और प्रेजेंट मोमेंट से जुड़े हुए। चलिए, तो इस गहरी बातचीत के कुछ मेन टेकअवेज को शॉर्ट में दोहरा लेते हैं, ताकि वो हमारे साथ रह जाएं। पहली और शायद सबसे बेसिक बात, पास्ट जा चुका है, वो सिर्फ मेमोरी है। फ्यूचर अभी आया नहीं, वो सिर्फ इमेजिनेशन है। असली लाइफ, असली पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट, अभी में है। दूसरी जरूरी बात, हमारा ज्यादातर इमोशनल दुख अभी जो हो रहा है उसके लिए हमारे अंदरूनी रेजिस्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस से पैदा होता है। इस पल की रियलिटी को एक्सेप्ट करना और सरेंडर करना ही पीस का दरवाजा खोलता है। तीसरा, हम अपने विचार या अपना अहंकार नहीं है, ये मन की एक्टिविटीज हैं। हमारा असली स्वरूप वो गहरी शांत चेतना या अवेयरनेस है जो इन सब को देख सकती है, और इसी अवेयरनेस को जगाना और उसमें टिकना ही चाबी है। चौथा, वो जो दर्द शरीर है, पास्ट के इमोशनल दर्द का जमाव, उसे पहचानना, साक्षी भाव से देखना और उसे आइडेंटिफाई ना करना, उसे धीरे धीरे डिसॉल्व करता है और हमें इमोशनल फ्रीडम देता है। और आखिर में सबसे जरूरी निष्कर्ष, उपस्थिति यानी प्रेजेंस ही वो स्टेट है जो हमें सच्ची शांति, गहरे प्रेम और जिसे टॉलेज एनलाइटनमेंट कहते हैं, उस लिबरेटेड स्टेट की ओर ले जाती है। ये कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हर पल मौजूद एक पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, ये प्रिंसिपल्स सुनने में जितने सिंपल लगते हैं, इनकी लगातार प्रैक्टिस हमारी लाइफ,
हमारे रिश्ते और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया जड़ से बदल सकती है। तो जैसा कि हमारे सोर्सेज में भी दिखता है, द पावर ऑफ नाउ सिर्फ पढ़ने या समझने की किताब नहीं है, ये जीने की, अनुभव करने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज से ज्यादा डायरेक्ट एक्सपीरियंस और अवेकनिंग पर जोर देती है। निश्चित रूप से। अभी मैं जीना सीखना कोई छोटी मोटी लाइफस्टाइल टिप नहीं है। यह हमारी चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन का एक गहरा रास्ता है, जिसकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है। इस पूरी बातचीत के बाद वैसे एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जो शायद सीधे किताब में ऐसे ना कहा गया हो, पर इन सब बातों से जुड़ा हुआ है। तो में भी उसे देख पाएं। जब कोई गुस्से में है या बहुत दुखी है या डरा हुआ है, तो उसके उस बिहेवियर के पीछे छिपे उसके अपने पुराने अनसुलझे दर्द को अगर हम महसूस कर पाएं, हाँ, तो हमारी आपसी समझ, हमारे रिएक्शंस और हमारे रिश्ते कितने बदल सकते हैं। शायद तब हम क्रिटिसिज्म की जगह कंपैशन ज्यादा महसूस करें। ये सोचने लायक बातें हैं ना? बिल्कुल, बहुत गहरी बात है। दूसरों के दर्द शरीर को पहचानना, हाँ, ये रिश्तों को बदल सकता है। सोचने वाली बात है।